के स्टूडेंट हो और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ खोलते ही आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये वीडियो हम कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और सबसे सिंपल तरीके से समझेंगे। हाँ, एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को समझने के लिए आप वीडियो को एंड जरूर देखें। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। बचपन से हमने एसएसटी में पढ़ा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन। अब वही बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है। ये डेफिनेशन किसने दी थी? ये बी.आर. अम्बेडकर ने। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हमारा फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है जो क्या बताता है? जो बताता है पोजीशन पावर्स ऑफ थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। स्टेट की जो थ्री ऑर्गन्स है ना, उनकी पोजीशन और उनकी पावर क्या है? थ्री ऑर्गन्स कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। ये तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो हमारी कंट्री में यूज होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। से समझाती हूँ। अगर हम एक स्कूल में पढ़ रहे हो, वहां यूनिफॉर्म का रूल ना हो, अटेंडेंस का रूल ना हो, या टीचर के क्या राइट है, टीचर को क्या काम करना है, प्रिंसिपल को क्या काम करना है, कौन क्या बोल सकता है, हिंदी वाली मैम को हिंदी पढ़ानी है, इंग्लिश वाली मैम को, ये सब काम अगर प्रॉपरली डिवाइडेड नहीं होंगे, ये सब काम अच्छे से होंगे नहीं, किसी को कुछ मालूम नहीं होगा, तो सब कुछ बहुत क्या हो जाएगा, एकदम कंफ्यूजेबल हो जाएगा। तो वही बात होती है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कंट्री को बताता है कि किसके पास क्या पावर है, किसको क्या काम करना है और कंट्री को कैसे बेटर बनाना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबकी पावर्स इजीली लिखी हुई है और समझी जा सकती है। उसकी पावर्स क्या होंगी, लोगों के पास क्या राइट्स होंगे, कोर्ट्स के पास क्या राइट्स होंगे, सब कुछ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताते हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसको सुप्रीम लॉ भी बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होता है? सुप्रीम लॉ है। इससे बड़ा कोई लॉ नहीं है। सिंपल से ट्रिक से और आंसर को लिंक करना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को, ये याद रख दोगे, रूल बुक और राइट बुक। राइट्स बुक और रूल बुक के नाम से याद रखोगे तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं भूलोगे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो क्या होता? सबसे पहले अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो इलेक्शन कब होते, कैसे होते, डिसाइड नहीं कर पाता। सेकंड, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो गवर्नमेंट किसी को पकड़ के जेल के अंदर डाल देती, ठीक है, मतलब डाल सकती थी कि वो अपना ही चलाती। और फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलती नहीं मिलती, कोई गारंटी नहीं है अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना होता। कॉन्स्टिट्यूशन पावर कॉन्स्टिट्यूशन पावर को लिमिटेड बनाता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे कोई नेता हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कुछ भी हो, सब इक्वल है। सबके राइट्स को इक्वली बताता है कि आपको क्या काम करना है, किस दायरे में रह के काम करना है, वो उसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई लॉ ही नहीं है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला गया है? सुप्रीम लॉ बोला गया है। या कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ, इससे ऊपर कोई भी लॉ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फीचर्स है? सबसे पहला फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में सब चीज बाकायदा लिखी हुई है। और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कितना कितना लिखा हुआ है? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल, 5 से और 8 शेड्यूल है। सबकी संख्या बढ़ चुकी है क्योंकि समय के साथ क्या हुआ है? अमेंडमेंट्स हुई है, चेंजेस वजह से इनकी नंबर भी बढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं सेकंड फीचर के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड फीचर क्या है? सेकंड फीचर में लेंथीस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। पूरी कंट्री का सबसे लेंथी, सबसे बड़ा, सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किया था। तो क्या क्यों लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है? इसके पीछे क्या रीजन है? सबसे पहले डाइवर्सिटी। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड के लोग, कोई पंजाबी है, कोई मुस्लिम है, और उस हिसाब से चीजें भी अलग अलग हो जाती है। इवन स्टेट वाइज और बहुत सारे डाइवर्स लोग हैं, लोगों की मान्यता अलग है, लोगों का रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है, तो डाइवर्सिटी की वजह से इस कॉन्स्टिट्यूशन को लंबा माना गया है।
फंडामेंटल राइट्स हैं इसमें, इसकी वजह से काफी सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इसकी वजह से ये लेंथीएस्ट है। नेक्स्ट डिटेल, हर प्रोविजन को डिटेल में लिखा गया है। नेक्स्ट लार्ज पॉपुलेशन, ऑब्वियसली इंडिया की पॉपुलेशन खुद से ही इतनी ज्यादा है, इसीलिए उसमें चेंजेस लाना, उसमें कुछ भी करना, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन के बहुत ज्यादा लॉस को, बहुत ज्यादा चीजों को बारीकी से देख के उनके ऊपर कानून बनाना। सो लार्ज पॉपुलेशन। नेक्स्ट इज फंडामेंटल ड्यूटीज, दो चीज तो याद रखना, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन मतलब मैक्सिमम पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन इसमें फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट है फेडरल स्ट्रक्चर बताने में भी, फेडरल स्ट्रक्चर यू ऑलरेडी नो कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जिसे पावर्स डिवाइडेड होती है ना स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। जब इतनी सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में रहेंगी तो इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन का लंबा होना तो बनता ही है। तो ये लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। थर्ड फीचर क्या है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? थर्ड फीचर है पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ना हमारा, वो इंडिया ने अडॉप्ट कहाँ से किया है? ब्रिटिश मॉडल से अडॉप्ट किया है। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है ना वो क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट होता है, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। अब बात करते हैं फोर्थ फीचर के बारे में। फोर्थ फीचर क्या है? फेडरल विद यूनिटरी के बारे में डिटेल में समझने से पहले समझते हैं कि फेडरल मतलब क्या होता है। फेडरल मतलब होता है जब डिवाइड होती है, और यूनिटरी का मतलब कहते हैं पावर जब एक के हाथ में रह जाती है। तो सिंपल सा क्या मतलब, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है फेडरल विद यूनिटरी वाइज, मतलब कुछ समय तो कुछ टाइम पे तो ऐसा होता है कि पावर्स डिवाइडेड होती है, बट इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो पावर पूरी किसके हाथ में चली जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चल जाती है कि वो अपना कंट्रोल ले सकता है, मतलब वो कंट्रोल कर सकता है। और वैसे नॉर्मल सिचुएशन होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके पावर्स का यूज करते हैं। बट इमरजेंसी तो पावर्स पूरी, अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है कंट्री की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सब कुछ होल्ड ले सकता है। इसलिए फेडरल विद यूनिटरी हो सकती है। अगर अभी भी इसको समझ कंफ्यूजन है तो इसको क्वासी फेडरल भी बोल सकते हैं। इसका एक और नाम है, इसका नाम है क्वासी फेडरल। अगर इसको समझने में प्रॉब्लम है तो मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे ज्वाइंट फैमिली स्ट्रक्चर होता है, मान लो 3-4 भाई लेडी फैमिली में, तो हर कोई अपनी फैमिली का खर्चा करता है, हर कोई अपनी फैमिली का डिसीजन लेता है। लेकिन अगर कोई टफ सिचुएशन आ जाती है, सबसे बड़े मेंबर के पास जाते हैं और वो फाइनली कोई डिसीजन लेता है। तो वैसे ही पहले क्या होता है, पावर्स डिवाइडेड होती है, बट कुछ टफ सिचुएशन आती है तो बड़ा मेंबर डिसीजन लेता है। सेम इन दिस केस सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फीचर की, कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर क्या है? इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का क्या मतलब होता है, ये समझने से पहले हम समझते हैं जुडिशियरी क्या होता है। जुडिशियरी होते हैं हमारे कोर्ट सिस्टम। कोर्ट सिस्टम, कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये सब क्या कहलाते हैं? जुडिशियरी कहलाते हैं। और ये इंडिपेंडेंट क्यों बोला गया है? इनको बोला गया है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में आके डिसीजन नहीं ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जुडिशियरी के पहले इंडिपेंडेंट लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि सोचिए अगर कोर्ट्स गवर्नमेंट के प्रेशर करने लगे और उनके हिसाब से डिसीजन लेने लगे, तो क्या किसी पर्सन को न्याय मिल सकता है? बताइए, क्या किसी पर्सन को न्याय मिल सकता है? नहीं। इसीलिए जुडिशियरी को फ्री ऑफ पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर रखा गया है। जुडिशियरी एकदम फ्री है, उसको जो डिसीजन लेना अपने बेसिस पे लेंगे, ना किसी गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस होके, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस होके वो डिसीजन लेंगे। इसीलिए जुडिशियरी को बोला गया इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। मान लीजिए गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ बनाती है जो किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट करता होगा, तो क्या गवर्नमेंट को कोई रोक सकता है? यस। कौन रोक सकता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर, अथॉरिटी रहती है कि वो गवर्नमेंट को भी
कॉन्स्टिट्यूशन को बिगाड़ने से रोक सकती है। इसीलिए हमारे जुडिशियरी को क्या बोला गया है, गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है। गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करके रखता है, उसको चेंज नहीं होने देगा। सिक्स्थ फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, सिटीजन्स को कुछ इम्पोर्टेंट राइट्स दिए गए थे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है, उन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट। के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन का सेवेंथ फीचर क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव मतलब डायरेक्शन और प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में और क्या बोलते हैं, DPS। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो चीज है जो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को देता है ताकि वो एक वेलफेयर स्टेट बना सके। डीपीएससी क्यों बनाया गया है, डीपीएससी इसीलिए बनाया गया है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ सिटीजन्स को उनके फंडामेंटल नोटिस बता देता ना तो चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती है। गवर्नमेंट को तो बहुत सारी चीजें नहीं पता है उन्हें क्या काम करना है, तो उनके पास भी कुछ होते हैं जिनके ऊपर में काम करना है। क्या होते हैं, जैसे कुछ चीजें उनको देश से गरीबी कम करनी है, सबको अच्छी एजुकेशन देनी है, अच्छी हेल्थ देनी है, इक्वल पे देना है, अपॉर्चुनिटीज देनी है, तो ये सब काम कौन बताता है, गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। और उन्हीं को अपन क्या नाम देते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अगर हमारे देश के सारे सिटीजन्स अगर सिर्फ अपनी राइट्स की बात करें और ड्यूटीज को इग्नोर कर दे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इग्नोर कर दे, तो देश का स्मूथली चल सकता है, नहीं चल सकता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पोर्टेंट फीचर है जिसको अपन बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज वो ड्यूटीज होती है तो हर सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ताकि देश को स्मूथली चलाया जा सके। बहुत सारी होती हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना, ऐसे बहुत सारी ड्यूटीज होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।